स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर बुकटॉपिया पर। कल हमने डोपामाइनेशन के पार्ट 2 में जाना था। कैसे प्लेजर और पेन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दो पलड़े हैं। हमने देखा कि एडिक्शन एक मॉडर्न प्लेग बन चुका है और हीलिंग के लिए हमें डोपामाइन फास्टिंग और रेडिकल ऑनेस्टी जैसी प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। और आज आता है इस किताब का सबसे पावरफुल और इंस्पिरेशनल हिस्सा, पार्ट 3, द परस्यूट ऑफ बैलेंस। दोस्तों, जिंदगी का असली राज न सिर्फ प्लेजर में छुपा है, नहीं पेन में। असल राज है बैलेंस। डॉक्टर एना कहती है, जब हम पेन को कॉन्शियसली चुनते हैं, जैसे एक्सरसाइज का दर्द, फास्टिंग का डिस्कंफर्ट, डिसिप्लिन का स्ट्रगल, तो हमारा ब्रेन अपने डोपामाइन सिस्टम को खुद ब खुद रीसेट कर देता है और इसी के जरिए हम एक बैलेंस्ड, पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी पाते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे प्रोसोशल शेम, वो शर्म जो हमें तोड़ती नहीं बल्कि एक दूसरे से जोड़ती है। प्रिस्क्राइबिंग पेन, मतलब जानबूझकर स्ट्रगल और डिस्कंफर्ट को अपनाकर अपने ब्रेन को हील करना। ग्रेट पेन, ग्रेट रिवॉर्ड, वो पैराडॉक्स जिसमें सबसे बड़ा सुकून स्ट्रगल के भीतर ही छुपा होता है। तो दोस्तों, अपना दिल और दिमाग दोनों तैयार कर लो, क्योंकि अब हम डोपामाइनेशन के फाइनल सफर पर निकल रहे हैं। द परस्यूट ऑफ बैलेंस, चैप्टर 8, प्रोसोशल शेम। दोस्तों, शर्म या शेम शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग आती है। हम सोचते हैं शर्म हमेशा बुरी होती है, शर्म हमें तोड़ देती है, हमें छोटा महसूस करवाती है। लेकिन डॉक्टर एना कहती है, शर्म हमेशा दुश्मन नहीं होती। कभी कभी शर्म हमें समाज से जोड़ती है, हमें जिम्मेदार बनाती है, और इसे कहते हैं प्रोसोशल शेम। सोचिए, एक इंसान अपनी एडिक्शन को छुपाता है, अंदर से गिल्ट से भर जाता है, लेकिन बाहरी दुनिया के सामने एक नकाब लगा लेता है। ये शर्म डिस्ट्रक्टिव है, ये शर्म उसे अलग थलग कर देती है। लेकिन अगर वही इंसान अपनी प्रॉब्लम को खुले दिल से एक्सेप्ट कर ले, हां, मैं एडिक्ट हूं, तो लोग उसे जज करने के बजाय उसकी मदद करते हैं। और उस ऑनेस्टी के साथ जो शर्म आती है, वो उसे सोसाइटी और कम्युनिटी से जोड़ देती है। ऑथर इसे कंपेयर करती है जैसे एक ग्रुप थेरेपी सेशन। सिनेमैटिक सीन सोचिए, एक सर्कल में लोग बैठे हैं, एक शख्स शक करके कहता है, मैं पोर्न का एडिक्टेड हूं। कुछ पल बाद कोई और कहता है, मैं भी। फिर एक और, मैं भी। उस कमरे का माहौल बदल जाता है। जहां एक इंसान खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहा था, अभी उसे यह एहसास होता है, मैं अकेला नहीं हूं। यही है प्रोसोशल शेम, जो हमें हमारे दर्द से दूर नहीं करता बल्कि हमें एक दूसरे के करीब लाता है। ऑथर कहती है, इंसान एक सोशल क्रीचर है। हम छुपाने से टूटते हैं पर साझा करने से जुड़ जाते हैं। और जब हम अपने सबसे अनकंफर्टेबल सच साझा करते हैं, तो शर्म अपनी डिस्ट्रक्टिव ताकत खो देती है और हीलिंग ब्रिज बन जाती है। एक सच्ची कहानी, एक पेशेंट था जो ड्रग्स में डूबा हुआ था। अपनी फैमिली से इतना दूर हो गया था कि उनसे मिलना भी अवॉइड करता था। लेकिन जब उसने पहली बार फैमिली के सामने कहा, मैं ड्रग्स के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी मां रो दी। पर उस दिन से उस लड़के की रिकवरी शुरू हो गई। यानी सच बोलने की शर्म ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि परिवार से फिर से जोड़ा। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, शर्म हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। अगर हम अपनी सच्चाई छुपाते हैं तो शर्म हमें अंदर से तोड़ती है, लेकिन अगर हम अपनी सच्चाई ओपनली शेयर करते हैं तो वही शर्म हमें समाज, परिवार और दोस्तों से फिर से जोड़ती है। इसलिए हीलिंग का सबसे बड़ा टूल है अपनी वल्नरेबिलिटी को खुल के दिखाना। जब हम अपना नकाब उतारते हैं और सच स्वीकार करते हैं, तो शर्म पॉइजन नहीं रहती बल्कि मेडिसिन बन जाती है। और अब अगले चैप्टर में एक और आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट आएगा, प्रिस्क्राइबिंग पेन, जिसका मतलब है जानबूझकर स्ट्रगल और दर्द को चुनकर हम अपने दिमाग का बैलेंस कैसे रीसेट कर सकते हैं। चैप्टर 9, प्रिस्क्राइबिंग पेन। दोस्तों,
आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी आदत क्या बन गई है? दर्द से भागना। स्ट्रेस आए तो फोन उठाओ, उदासी आए तो स्नैक्स ऑर्डर करो, बोरियत आए तो यूट्यूब स्क्रॉल करो। हमारी सोसाइटी में एक सिंपल मैसेज फैल गया है, पेन इज बैड, प्लेजर इज गुड। लेकिन डॉक्टर एना इस सोच को उल्टा कर देती है। वो कहती है पेन इज मेडिसिन। सोचिए, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो शुरू में मसल्स दुखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही दर्द आपके मसल्स को मजबूत बनाता है। जब आप थोड़ी फास्टिंग करते हो तो पहले पेट गुस्सा करता है, दिमाग चिड़चिड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको मिलेगी एक गहरी क्लैरिटी और खुद पर कंट्रोल। यानी दर्द खुद एक थेरेपी है। बस फर्क यह है कि हमें इसे कॉन्शियसली चुनना है, न कि उससे भागना है। ऑथर कहती है, जो जितना पेन से बचता है वो उतना दर्द बढ़ाता है, और जो जितना पेन को स्वीकार करता है वो उतना हील करता है। सिनेमैटिक सोचिए, एक आदमी डिप्रेशन से गुजर रहा है। डॉक्टर के कहने पर उसने कोल्ड शावर्स लेना शुरू किया। पहले दिन वो बर्दाश्त से बाहर था। दूसरे दिन उसने सोचा मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसका दिमाग ज्यादा फ्रेश है, एंजाइटी कम है, और वो अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल महसूस कर रहा है। एक छोटी सी डिस्कंफर्ट की प्रैक्टिस ने बड़ी हीलिंग दी। ऑथर कुछ और एग्जाम्पल्स देती है। एक्सरसाइज शरीर के लिए हेल्दी पेन, फास्टिंग पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल बनाता है। कोल्ड एक्सपोजर दिमाग के डोपामाइन को नेचुरल रूप से रीसेट करता है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अनकंफर्टेबल होते हुए भी हमें इमोशनल रूप से इंडिपेंडेंट बनाते हैं। एक असली केस, एक युवा लड़का जो ड्रग्स का एडिक्ट था। उसने थेरेपी में नया तरीका अपनाया, हर सुबह रनिंग, जर्नलिंग और फोन से दूरी। शुरुआत में उसे यह टॉर्चर जैसा लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने पाया कि ड्रग्स का अर्ज अब कंट्रोलेबल है। मतलब कि कॉन्शियसली चुना हुआ पेन उसके कंपल्सिव प्लेजर से ज्यादा पावरफुल बन गया। दोस्तों, प्रिस्क्राइबिंग पेन एक अजीब सा पैराडॉक्स लग सकता है, लेकिन यही सच है। जितना हम कॉन्शियस डिस्कंफर्ट को स्वीकार करते हैं, उतना हम अपने दिमाग को डोपामाइन ओवरलोड से बचाते हैं। एक्सरसाइज का पेन, फास्टिंग का पेन, डिसिप्लिन का पेन, ये हमें मजबूत बनाते हैं, और प्लेजर का ओवरडोज हमें कमजोर करता है। एक लाइन याद रखिए, छोटा दर्द चुनो, बड़ा दर्द बच जाएगा। और असली खुशी वही लोग पाते हैं जो स्ट्रगल से दोस्ती कर लेते हैं। अब दोस्तों, अगले चैप्टर में हम समझेंगे एक और गहरा पैराडॉक्स, ग्रेट पेन ग्रेट रिवॉर्ड। क्यों सबसे ज्यादा सुकून और खुशी अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े दुख और संघर्ष के पीछे छुपी होती है। चैप्टर 10, ग्रेट पेन ग्रेट रिवॉर्ड। दोस्तों, आपके लाइफ के सबसे कीमती पल शायद कभी आसान नहीं रहे। सोचिए, एक मां के लिए जन्म देने का दर्द अपार होता है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को बाहों में उठाती है, उस खुशी की तुलना दुनिया के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। एक छात्र के लिए एग्जाम्स की रातों को जागना बेहद टफ होता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है और उसका सपना पूरा होता है, तो उस खुशी का प्लेजर कुछ और ही होता है। ऑथर कहती है, जितना बड़ा दर्द उतना बड़ा इनाम। ग्रेट पेन ग्रेट रिवॉर्ड। साइंस भी इसका सपोर्ट करता है। जब हम अपने बॉडी या ब्रेन को दबाव में डालते हैं, जैसे कड़ी एक्सरसाइज, फास्टिंग या कोई बहुत टफ चैलेंज, तो हमारा दिमाग शुरू में रेजिस्टेंस दिखाता है, लेकिन बाद में मोर पावरफुल और टिकाऊ डोपामाइन रिलीज करता है। मींस टेम्पररी पेन एक परमानेंट प्लेजर में बदल जाता है। ऑथर के मरीजों से एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनिए। एक पेशेंट जो एक्सेसिव एडिक्शन में फंसा हुआ था, उसने अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए रिहैब ज्वाइन किया। वहां उसने महीनों तक स्ट्रगल किया, कड़ी थेरेपीज, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, क्रेविंग से लड़ना। बहुत बड़ा दर्द था, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसने अपनी जिंदगी की क्लैरिटी पाई, तो उसने वो सुकून महसूस किया जो ड्रग से कभी नहीं मिला। पेन स्ट्रगल ग्रेट रिवॉर्ड। सिनेमैटिक सोचिए, एक माउंटेन क्लाइंबर शाम तक थक चुका है, इसके हाथ सूज गए हैं, पैर इंजर्ड हो गए हैं,
लेकिन जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो उस नजारे का सुकून उसके सारे स्ट्रगल को सोना बना देता है। ऑथर का मुख्य संदेश ये है, इंस्टेंट हैप्पीनेस हमेशा कम समय के लिए होते हैं, लेकिन जब हम पेन और स्ट्रगल से गुजरते हैं तो हमारी खुशी गहरी और मोर वैल्यूएबल होती है। पेन इज नॉट द अपोजिट ऑफ जॉय, पेन इज द पाथवे टू द डीपेस्ट जॉय। दर्द खुशी का उल्टा नहीं होता, असली गहरी खुशी तक पहुंचने का रास्ता तो दर्द ही है। दोस्तों, ग्रेट पेन ग्रेट रिवॉर्ड हमें एक वैल्यूएबल सच्चाई सिखाता है। जिंदगी की ग्रेट अचीवमेंट्स, डीप जॉयज एंड रियल पीस हमेशा स्ट्रगल और पेन के बाद आते हैं। जो इंसान शॉर्टकट चाहता है उसकी खुशी भी शॉर्टकट होती है, और जो स्ट्रगल को अपनाता है उसकी जिंदगी अपना सबसे बड़ा रिवॉर्ड लेकर आती है। सोचिए, क्या हम अपने छोटे छोटे दर्द से बचकर जिंदगी के बड़े इनाम को खोना चाहते हैं, या हम बड़ा स्ट्रगल एक्सेप्ट कर असली खुशी को गले लगाना चाहते हैं? और दोस्तों, अब अगला चैप्टर हमें ले जाएगा द कल्चर ऑफ एडिक्शन की गहराई में, जहां हम समझेंगे कि कैसे हमारी मॉडर्न सोसाइटी इस जाल को बढ़ावा देती है और कैसे हम सब डोपामाइन के गुलाम बनते जा रहे हैं। चैप्टर 11, द कल्चर ऑफ एडिक्शन। दोस्तों, सोचिए एक पल के लिए, क्या एडिक्शन सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं, ऑथर कहती है ये एक कल्चरल एपिडेमिक बन चुकी है। यानी हमारी पूरी मॉडर्न सोसाइटी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें एडिक्शन को बढ़ावा दिया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है और इसे नॉर्मल समझा जाता है। अपने आसपास जरा देखिए, नेटफ्लिक्स बिंज अब एक कूल ट्रेंड बन चुका है। शॉपिंग थेरेपी फैशन स्टेटमेंट बन गई है। पार्टी हार्ड, ड्रिंक हार्ड एक लाइफस्टाइल स्लोगन बन चुका है। और 24/7 हसल कल्चर मतलब अपनी सेहत की बलि भी देना एक प्राउड की बात हो गई है। सिनेमैटिक सोचिए, एक सिटी जहां हर तरफ बिलबोर्ड्स चमक रहे हैं, ईट मोर, शॉप मोर, वॉच मोर, ड्रिंक मोर। सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम अपनी बेसिक क्रेविंग्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ऑथर बताती है कि हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां कंपनियों ने इंसान के डोपामाइन सिस्टम को समझ लिया है और अब उन्होंने उसे अपनी कैश मशीन बना लिया है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स बिल्कुल इस तरह बनाए गए हैं कि हम बार बार एप्स खोलते रहें। फूड इंडस्ट्री ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है कि एक बार खाने के बाद हम रुकना ही नहीं चाहते। गेमिंग कंपनियां ऐसे फीचर्स डालती है कि हमारा जस्ट वन मोर गेम कभी खत्म ना हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग है। और दिक्कत यह है कि समाज इसे सक्सेस और एंटरटेनमेंट के नाम पर सेलिब्रेट करता है। एक असली कहानी सुनिए। एक लड़का जो गैम्बलिंग एप्स का एडिक्टेड था, उसने कहा, ये एप्स मुझे बस अपनी जेब खाली करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और मैं उनके जाल में फंस गया। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की कहानी है। ऑथर का एक शार्प पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता है तो उसे केवल अपना माइंड नहीं बल्कि अपना एनवायरनमेंट भी बदलना होगा। अगर हम ऐसी कल्चर में जी रहे हैं जो हमें लगातार टेम्प्ट करती रहे, तो सेल्फ कंट्रोल अकेला काफी नहीं होगा। सॉल्यूशन है अवेयरनेस, बाउंड्रीज और मजबूत कम्युनिटी सपोर्ट। दोस्तों, द कल्चर ऑफ एडिक्शन हमें एक डरावना शीशा दिखाता है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ हमारे सिलेक्शन नहीं है, बल्कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट है। जब तक हम अपने आप को कॉन्शियस फॉर्म से सिक्योर नहीं बनाएंगे, तब तक ये डोपामाइन ट्रैप्स हमें सेल्फ कंट्रोल खोने पर मजबूर करते रहेंगे। तो अगला कदम क्या है? बैलेंस चुनना, मतलब ऐसी जिंदगी बनाना जिसमें हम जानबूझकर पेन और डिसिप्लिन को अपनी जगह दें और अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल करें ताकि डोपामाइन हमें कंट्रोल ना कर सके। और अब दोस्तों, अगला और अंतिम चैप्टर, फाइंडिंग बैलेंस, जो हमें एक होपफुल एंड देता है। इस चैप्टर में ऑथर बताएंगी कि कैसे हम प्लेजर और पेन दोनों को एक्सेप्ट करके एक मीनिंगफुल और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 12, फाइंडिंग बैलेंस। दोस्तों, अब हम आ गए हैं डोपामाइनेशन के आखिरी और सबसे खास चैप्टर पर, फाइंडिंग बैलेंस। सवाल यह है, इतना कुछ सीखने के बाद हम अपनी जिंदगी कैसे जिए? क्या कोई ऐसा रास्ता है
जिससे हम एडिक्शन और डोपामाइन के फंदे से मुक्त हो सके? ऑथर का जवाब क्लियर है, बैलेंस। मतलब ये समझना कि प्लेजर को पूरी तरह छोड़ देना इम्पॉसिबल है और केवल प्लेजर के पीछे भागना भी खुद को डिस्ट्रॉय करना है। इसलिए दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना ही असली जिंदगी है। तो ये बैलेंस कैसे बनाए? 1. पेन को अपनाओ। एक्सरसाइज, फास्टिंग, मेडिटेशन, कोल्ड शावर्स जैसे छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स हमें मजबूत बनाते हैं और प्लेजर के ओवरडोज को कंट्रोल करते हैं। 2. प्लेजर को लिमिटेड रखो। शराब, जंक फूड, सोशल मीडिया जैसी एडिक्टिव चीजों को अलर्टनेस से कंट्रोल करें ताकि उनका दिमाग पर कंट्रोल कम हो। 3. रैडिकल ऑनेस्टी और प्रोसोशल शेम। अपने दुख, एडिक्शंस और स्ट्रगल्स को खुलकर शेयर करें। इससे गिल्ट कम होता है और हीलिंग तेज होती है। 4. ग्रैटिट्यूड और सर्विस। ऑथर कहती है कि जब हम अपने से ज्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं तो दिमाग एक प्राकृतिक रूप से बैलेंस पाता है। सेल्फिश प्लेजर्स खत्म होते हैं और एक गहरा सुकून मिलता है। सिनेमैटिक पल सोचिए, एक इंसान सुबह उठकर थोड़ा मेडिटेशन करता है, थोड़ा एक्सरसाइज का पेन सहता है, परिवार के साथ वक्त बिताता है और फोन से दूरी बनाकर रखता है। वो सब कुछ परफेक्ट नहीं करता, लेकिन उसकी छोटी छोटी माइंडफुलनेस चैलेंजेस उसके दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को बैलेंस करती है और उसकी जिंदगी धीरे धीरे हैप्पीनेस और मीनिंग से भर जाती है। सहना मत छोड़ो, उसे अपनाओ, क्योंकि बिना पेन के प्लेजर का कोई मीनिंग नहीं। बैलेंस के साथ ही हम असली आजादी पा सकते हैं। दोस्तों, फाइंडिंग बैलेंस हमें एक उम्मीद देता है कि भले ही दुनिया प्लेजर के जाल में फंसी हो, हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा सबक है, अपना स्ट्रगल अपनाओ, अपने दर्द को गले लगाओ और अपने सच को निडरता से जियो। तभी हम डोपामाइन के गुलाम बनने से बचेंगे और अपनी किस्मत के मालिक बन पाएंगे। शायद इसलिए डॉक्टर एना ने इस किताब का नाम रखा डोपामाइन नेशन, क्योंकि ये सिर्फ एक केमिकल की कहानी नहीं, ये हम सभी इंसानों की कहानी है। दोस्तों, यही था डोपामाइन नेशन का सफर। पार्ट आई से लेकर पार्ट 3 तक हमने देखा कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें प्लेजर की मशीन बना दिया है, कैसे हम दर्द से भागते हैं और उससे उलझकर और फंस जाते हैं, और कैसे एडिक्शन एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया है। लेकिन हमने ये भी जाना कि सल्यूशन है डिस्कम्फर्ट को अपनाना, सच बोलना और अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढना। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज बुकटॉपिया को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के सिनेमैटिक ऑडियो बुक्स लगातार सुन सकें। और अगर आप इस किताब के किसी भी सबक को अपनी जिंदगी में लागू करें तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त और बुकटॉपिया पर फिर मिलूंगा एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्ट्रगल से ना डरें और जीवन में बैलेंस बनाते रहें। शुक्रिया और मिलते हैं अगले एपिसोड में।